Hello everyone. So this is Pooja Dangi and welcome back to my YouTube channel Physics Source. So आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी डिस्कवरी है जिसके बिना आज हमारी लाइफ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगती है। सोचो, अगर एक दिन के लिए इलेक्ट्रिसिटी ना आए पूरे दिन तो क्या होगा। ना एसी चलेगा, ना फ्रिज चलेगा, ना फैन चलेगा और ना ही हमारा मोबाइल चार्ज होगा। और मोबाइल चार्ज नहीं हुआ तो आपको पता ही है, काम चलना बहुत मुश्किल है। यानी कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे काम हैं जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी की वजह से रुक सकते हैं। सो चलिए, आज के लेक्चर में हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली होती क्या है, कैसे काम करती है और इतनी जरूरी क्यों है। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्ट्रिसिटी को समझने से पहले हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द fundamental property of a matter due to which it can be negative and positive in nature। यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की जिसकी वजह से वो नेगेटिव हो सकता है या फिर पॉजिटिव हो सकता है नेचर में। फॉर एग्जाम्पल, आपने नाइन्थ क्लास में ये तो पढ़ा ही होगा कि जितने भी मैटर्स हैं वो किससे बने हुए होते हैं, एटम से बने होते हैं। ठीक है, और एटम किससे बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स से। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। प्रोटॉन पे कैसा होता है, पॉजिटिव। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मान लेते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा हो जाते हैं तो एटम पे चार्ज कैसा होगा, दैट मीन्स मैटर जो है वो कैसा होगा, हमारा नेगेटिवली चार्ज होगा। ठीक है, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा हो जाते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से तो क्या होगा, जो चार्ज है वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, यानी कि ओवरऑल जो चार्ज है वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर ये दोनों इक्वल हैं तो चार्ज कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो चार्ज क्या है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की जिसकी वजह से वो नेगेटिव या फिर पॉजिटिव नेचर शो करता है। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं चार्ज की यूनिट की। सो चार्ज की यूनिट क्या होती है, चार्ज की यूनिट होती है कोलम, जिसको हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। सी फॉर कोलम और सी फॉर चार्ज, इस तरीके से हम याद रख सकते हैं इसको। ठीक है, नाउ लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जैसा कि हम जानते हैं कि चार्जेस दो टाइप के होते हैं, एक होता है नेगेटिव और एक होता है पॉजिटिव। अगर लाइक चार्जेस हैं, दैट मीन्स अगर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है या फिर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और अगर ऑपोजिट चार्जेस हैं, दैट मीन्स एक चार्ज नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये चीजें तो बेसिक सी चीजें हैं जो कि हम एट्थ क्लास में पढ़ पढ़ लेते हैं या फिर नाइन्थ क्लास में तो आ ही जाता है। ठीक है, सो दिस इज दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। नाउ चार्ज की कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, दैट इज एडिटिविटी ऑफ चार्ज। चार्ज क्या करता है, एडिटिविटी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। दैट मीन्स अगर किसी भी बॉडी के ऊपर मान लेते हैं हमने पहले दिया 2 कूलम चार्ज और फिर हमने दिया इसको 3 कूलम चार्ज, तो इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। सो 2 + 3 विल बी 5 कूलम, यानी कि इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 5 कूलम। वहीं पे अगर यहाँ पे 2 कूलम माइनस है और 3 कूलम पॉजिटिव है, तब टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, -2 + 3, दैट मीन्स 1 कूलम चार्ज हो जाएगा। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। नाउ वी विल डिस्कस मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, दैट इज क्वेंटाइजेशन ऑफ चार्ज। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दैट मीन्स क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग क्या होता है, चार्ज इक्वल्स टू होता है +-n × E। इसी को हम क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सो इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कि चार्ज जो है वो हमेशा
इंटीग्रल मल्टीपल में ही एग्जिस्ट करता है ई के। और ई यहाँ पे क्या है, ई इज द फंडामेंटल वैल्यू ऑफ चार्ज दैट इज 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम। ये जो वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू है जो कि नेचर के अंदर इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है, यानी कि 1.6 इंटू 10 to the power -19 क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है या फिर एक प्रोटॉन का चार्ज होता है। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो माइनस होता है इसके साथ, और प्रोटॉन में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग क्या होता है कि यही एक मिनिमम चार्ज है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। अगर कोई भी चार्ज है तो वो क्या होगा, इसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ठीक है, दैट मीन्स जो चार्ज है वो हमेशा किस फॉर्म में मिलेगा, हमें ई की फॉर्म में मिलेगा, +-2e की फॉर्म में मिलेगा, +-3e की फॉर्म में मिलेगा, या फिर इस तरीके से एक वॉल नंबर के मल्टीपल में होगा हमेशा ई। ठीक है, सो इसी फॉर्म में हमेशा चार्ज एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सो इस फॉर्मूले पे क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं, एक एग्जांपल लेके चलते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, हमें चार्ज दिया हुआ है 9.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम। ठीक है, अब हमें पूछा गया है कि इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ठीक है, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हमें कैलकुलेट करने हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, जैसा कि हम जानते हैं Q इक्वल्स टू क्या होता है, +-n इंटू ई होता है। सो हमें फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। n विल बी इक्वल्स टू q डिवाइडेड बाई e हो जाएगा, और q की वैल्यू है हमारे पास 9.6 इंटू 10 to the power -19 डिवाइडेड बाई e की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 to the power -19। ठीक है, सो 10 to the power -19 और 10 to the power -19 बोथ विल कैंसिल आउट। यहाँ पे डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे बच गया हमारे पास 16 डिवाइडेड बाई, सॉरी 96 डिवाइडेड बाई 16। सो यहाँ पे इसको अगर कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितने पे जाएगा, 6 पे जाएगा। n विल बी इक्वल्स टू 6, यानी कि ये जो चार्ज है, इतना चार्ज है, इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हमारे पास, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। सो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है ये हमने समझ लिया है। अब हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। यही वो बेसिक चीज है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन करता है। दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, या फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। सो इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है उसके फ्लो को पर यूनिट टाइम कितना चार्ज फ्लो करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ही क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है। ठीक है, सो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से डिनोट करेंगे हमेशा। ठीक है, एंड आई इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू डिवाइडेड बाई टी। क्यू क्या है, यहाँ पे हमारे पास चार्ज है। चार्ज को हम कैपिटल क्यू से भी डिनोट करते हैं और स्मॉल क्यू से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, सो आई इक्वल्स क्या हो जाएगा, क्यू डिवाइडेड बाई टी। और जो आई है वो क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक करंट, और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, एम्पियर। एम्पियर इज द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, नाउ चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है, कोलाम होती है, और टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, 1 एम्पियर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 कोलाम पर सेकेंड। इसकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है, एनसीईआरटी में भी गिवन है कि 1 एम्पियर क्या होता है। 1 एम्पियर इज द फ्लो ऑफ करंट व्हेन 1 कोलम चार्ज इज फ्लो इन 1 सेकेंड। यानी कि 1 सेकेंड में अगर 1 कोलम चार्ज अगर फ्लो हो रहे हैं तो उस वहां पे जो करंट होगा वो कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या हो गया हमारे पास, यानी कि फ्लो ऑफ चार्जेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसका मतलब क्या कह सकते हैं हम, कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या है, फ्लो ऑफ चार्जेस है, यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं, या फिर हम इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल होती है। ठीक है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हमेशा क्या होता है, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन।
ठीक है। सो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होती है? ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास कोई एक कंडक्टिंग वायर है, उसके अंदर क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन, यानी कि ए टू बी मान लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहे हैं? ए टू बी फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। और करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी हमारे पास? बी टू ए हो जाएगी, ठीक है। दैट मीन्स करंट की डायरेक्शन हम क्या बोल सकते हैं? ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर हम बोल सकते हैं फ्लो ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन जो होती है वो क्या होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। ये पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल का क्या मतलब है ये हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखना है कि ये क्या होता है? ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो किस तरीके से है, या फिर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है कि जिस तरीके से पाइप के अंदर पानी फ्लो करता है उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करते हैं कंडक्टर के अंदर तो उसी से क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। नाउ let us discuss a numerical related to electric current. So electric current क्या होता है? एक सॉरी, क्वेश्चन क्या है हमारे पास? ए करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर फॉर 2 मिनट, यानी कि 2 मिनट के लिए 10 एम्पियर का एक करंट फ्लो कर रहा है। सो हमारे पास करंट कितना गिवन है? 10 एम्पियर। एंड टाइम कितना गिवन है? 2 मिनट, ठीक है। सबसे पहले तो टाइम हमारे पास मिनट में दिया हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे? सेकंड में चेंज कर लेंगे। सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो टाइम विल बी 2 × 60, दैट मीन्स 120 सेकेंड्स हो जाएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है? व्हाट विल बी चार्ज एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? चार्ज और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं हमें। सो क्या क्या कैलकुलेट करना है? चार्ज एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो सबसे पहले चार्ज कैलकुलेट करेंगे। एज वी नो आई इक्वल्स टू क्या होता है? क्यू डिवाइडेड बाई टी। क्यू क्या है? यहाँ पे हमारे पास चार्ज है, और चार्ज हमारे पास यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 10 एम्पियर। और टी कितना है? 120 सेकेंड्स है। सो यहाँ पे चार्ज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास? अच्छा अच्छा, बस चार्ज तो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। 10 हमारे पास क्या दिया हुआ है? करंट दिया हुआ है। 10 क्या दिया हुआ है हमारे पास? क्या हो रहा है? आई इक्वल्स टू क्या होता है? क्यू डिवाइडेड बाई टी। सो क्यू की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। क्यू विल बी इक्वल्स टू आई मल्टीप्लाई टी हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास चार्ज नहीं दिया हुआ, करंट दिया हुआ है। चार्ज हमें फाइंड आउट करना है, तो चार्ज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? क्यू इक्वल्स टू आई कितना है? 10, एंड टी कितना है? 120। सो इट विल बी 1200 कोला, ठीक है। सो चार्ज कितना आ गया हमारे पास? 1200 कोलाम आ गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? बाय यूजिंग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग क्या होता है? क्यू इक्वल्स टू प्लस माइनस एन इंटू ई। एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो इट विल बी क्यू डिवाइडेड बाई ई। और क्यू कितना हो जाएगा हमारे पास? 1200 डिवाइडेड बाई ई की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19, ठीक है। सो -19 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? +19 हो जाएगा। और यहाँ पे दो जीरो पहले से हैं तो +19 में 10 रेज टू पावर 2 और ऐड कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? ये 10 रेज टू पावर 21 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक डेसिमल है, इस डेसिमल को ऊपर लेके आएंगे तो यहाँ पे 120 हो जाएगा। दैट मीन्स हमारे पास ये क्या बच गया? 120 डिवाइडेड बाई 16 बच गया, ठीक है। और इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू जो आती है वो आती है अप्रोक्सीमेटली 7.5, राउंड ऑफ करके, ठीक है। सो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए यहाँ पे? 7.5 इंटू 10 रेज टू पावर 21, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि सीबीएसई 2013, 15, 17 और 20 में ये पूछा गया है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक।
सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? किसी भी चीज को मान लेते हैं, अगर हम एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं तो क्या होता है? वहां पे वर्क डन होता है। ठीक है। सो वर्क डन, दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर हम किसी भी एक चार्ज को लेके जाते हैं तो उसमें जितना वर्क होता है उसी को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। या फिर यहाँ पे डायरेक्ट ओनली पोटेंशियल की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। सो पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि इन्फिनिटी से किसी भी एक पर्टिकुलर चार्ज को, अगर हम यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आते हैं तो वहां पे जो वर्क डन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल बोलते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? अब एक पॉइंट से, यानी कि यहाँ का पोटेंशियल मान लेते हैं वी ए था, यहाँ का पोटेंशियल क्या था? वी बी। सो इन दोनों के बीच के, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे, यानी कि यहाँ का जो भी डिफरेंस है। ठीक है। क्या फिर ये बोल सकते हैं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पे लेके जाने में जितना वर्क डन लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैपिटल वी से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज। ठीक है। सो वी कैन ऑल्सो राइट दिस W डिवाइडेड बाई Q। ठीक है। और इसकी ऐसा यूनिट जो होती है वो क्या होती है? वोल्ट होती है, और इसको हम कैपिटल V से डिनोट करते हैं। जिस तरीके से पानी है, जैसे कि पाइप है, अगर कोई भी इस तरीके से पाइप है तो पानी कहाँ से कहाँ जाएगा? हमेशा हाइट से, मतलब हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। जितनी ज्यादा हाइट होती है पोटेंशियल कितना होता है? पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है उतनी। तो उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है वो भी क्या होता है? हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है हमेशा। ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे दो पॉइंट है हमारे पास, एक ये है और एक ये है। यहाँ का पोटेंशियल है 5 वोल्ट और यहाँ का पोटेंशियल है 2 वोल्ट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कौन से कहाँ फ्लो करेंगे? ये है हाइयर पोटेंशियल 5 वोल्ट और ये है लोअर पोटेंशियल, सो हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। ठीक है। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं तो चार्ज क्या हो जाएगा? सॉरी, करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगी। ठीक है। सो आई होप पोटेंशियल डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर हम किसी भी चार्ज को लेके जाते हैं तो उसमें जो वर्क डन होता है उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। सो नाउ एक क्वेश्चन है, इज कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ए सेल व्हेन 20 कूलम ऑफ चार्ज इज मूव्ड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 वोल्ट। यानी कि हमारे पास पोटेंशियल कितना दिया हुआ है? यहाँ पे 3 वोल्ट दिया हुआ है, 3 वोल्ट। और ये क्या दिया? चार्ज। चार्ज कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 20 कूलम दिया हुआ है। ठीक है। सो हमें कैलकुलेट क्या करना है? वर्क डन कैलकुलेट करना है। V इक्वल्स टू क्या होता है? W डिवाइडेड बाई Q होता है। सो W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास? V इंटू चार्ज हो जाएगा, ये इधर से यहाँ पे लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई में जाएगा। ठीक है। सो W विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V कितना है हमारे पास? 3 वोल्ट है एंड चार्ज कितना है? 20। सो दिस विल बी 60 जूल। ठीक है। सो वर्क डन कितना हो जाएगा हमारे पास? 60 जूल हो जाएगा। ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज पीछे छूट गई थी, दैट मीन्स 1 वोल्ट क्या होता है? जैसा कि हमने देखा फॉर्मूला क्या होता है? W डिवाइडेड बाई Q, दैट मीन्स वर्क डिवाइडेड बाई चार्ज। और इसकी यूनिट क्या होती है? वॉट होती है। ठीक है। वर्क की ऐसा यूनिट क्या होती है? जूल। और चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है? कूलम। ठीक है। सो अगर हम इसको हम क्या लिख सकते हैं? दैट मीन्स 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल पर कूलम। ये क्या है? 1 वोल्ट की डेफिनेशन है, यानी कि अगर 1 सेकंड में 1 जूल काम किया जाता है, 1 जूल वर्क किया जाता है, तो वहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा? 1 वोल्ट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से 1 एम्पियर की डेफिनेशन करी थी हमने। ठीक है। सो ये पूछ ली जाती है। सो 1 वोल्ट क्या हो जाएगा? 1 जूल पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में अगर 1 जूल काम किया जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? 1 वोल्ट बोलेंगे। ठीक है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एमीटर एंड वोल्ट मीटर। एमीटर क्या होता है और वोल्ट मीटर क्या होता है? एमीटर
और वोल्ट मीटर जो है वो एक टाइप की इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है, जो कि एमीटर मेजर करता है इलेक्ट्रिक करंट को, और वोल्ट मीटर किसको मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है ये चीज हम समझ चुके हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है ये भी समझ चुके हैं। अब इनको हम मेजर कैसे करेंगे कि कितना किसी भी सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है और कितना वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है। सो ये चीज है हम यहाँ पे समझेंगे। सो एमीटर क्या करता है, एमीटर मेजर करता है इलेक्ट्रिक करंट को। यानी कि अगर किसी भी सर्किट के अंदर, किसी भी वायर के अंदर हमें ये कैलकुलेट करना है कि यहाँ पे कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो उसको हम किसकी हेल्प से मेजर करेंगे, विद द हेल्प ऑफ एमीटर। और अगर हमें मेजर करना है पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसको हम किसकी हेल्प से मेजर करेंगे, वोल्ट मीटर की हेल्प से। ठीक है, दैट मीन्स मीटर इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है और वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। ठीक है। नाउ ये पॉइंट जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स एमीटर जो है वो हमेशा कनेक्ट होता है सीरीज में, always connected in series, and voltmeter always connected in पैरेलल। ये क्यों होता है आगे हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट समझने के बाद हम इस चीज को समझेंगे कि हम एमीटर को सीरीज में क्यों कनेक्ट करते हैं और वोल्ट मीटर को पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते हैं। ठीक है। नाउ सिंबल क्या होता है इसको, यानी कि एमीटर को और वोल्ट मीटर को हम रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं। एमीटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ए लिखेंगे और उसके बाहर से इस तरीके से सर्कल लगा देंगे। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है एमीटर को। और वोल्ट मीटर को किस तरीके से करते हैं, वी लिखेंगे और इसके बाहर से क्या आ जाएगा, सर्कल आ जाएगा। ठीक है। सो दिस इज द मेथड टू रिप्रेजेंट वोल्ट मीटर। ठीक है। अब एमीटर जो होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस लो होता है, वोल्ट मीटर होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कैसा होता है, हाई होता है। इस चीज को भी हम, जब ये चीज समझ में आ जाएगी कि इसको पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते हैं और इसको सीरीज में क्यों कनेक्ट करते हैं, तभी ये चीज समझ में आएगी कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस लो क्यों रखना चाहिए और इसका हाई क्यों रखना चाहिए। सो इससे पहले हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। ठीक है। सो इलेक्ट्रिक सर्किट समझने के बाद हम समझेंगे कि क्यों हम इलेक्ट्रिक जो एमीटर और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई या फिर लो रखते हैं। सो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, एंड सर्किट an electric circuit is a closed path that forms a network of electrical components allowing electrons to flow। यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, एक क्लोज पाथ है जो कि एक नेटवर्क फॉर्म करता है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का। ठीक है, जिसकी हेल्प से, मतलब जो कि एक पाथ प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए। ठीक है, यानी कि जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि बल्ब है, स्विच है, या फिर एमीटर है, वोल्ट मीटर है, सेल है, बैटरी है, इन सब को क्या किया जाता है, क्लोज पाथ में वायर्स की हेल्प से कनेक्ट किया जाता है। और उसी क्लोज पाथ को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं, जिसकी हेल्प से इलेक्ट्रॉन्स जो है इजीली फ्लो कर सकते हैं। दैट मीन्स जैसे कि कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास, सेल, बैटरी, रेजिस्टर, स्विच, बल्ब एंड वायर। रेजिस्टर यहाँ पे एक नया नाम आया है, इसको हम आगे डिटेल में समझेंगे। ठीक है। सो ये क्या है, बल्ब है हमारे पास, दिस इज बल्ब। और ये क्या है, अभी अभी पीछे हमने डिस्कस किया था, इस तरीके से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एमीटर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। सो दिस इज एमीटर। और ये क्या है हमारे पास, बैटरी। और दिस इज स्विच, स्विच या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, की। ठीक है। तो इस तरीके से सभी को कनेक्ट किया जाता है, एक क्लोज्ड पाथ फॉर्म किया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। ठीक है। अब इनके सिंबल्स क्या है, यानी कि किस चीज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं। सो इलेक्ट्रिकल सिंबल्स जो हैं, ये एक चार्ट दिया हुआ है इसका, दैट मीन्स कंपोनेंट्स और सिंबल्स। पहला कंपोनेंट क्या है, इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक टर्मिनल इस तरीके से बड़ा होएगा और एक छोटा होएगा। ठीक है। जो बड़े वाला है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल को, और जो छोटा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव टर्मिनल को। ठीक है। ये रिप्रेजेंट करता है सिंगल सेल को। यानी कि एक सिंगल सेल को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे,
ठीक है, ये एक सिंगल सेल को रिप्रेजेंट करता है। और अगर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को रिप्रेजेंट करना है, यानी कि एक से ज्यादा सेल हैं, तो इस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं? बैटरी बोलते हैं। ठीक है। सो दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। नाउ की को या फिर ओपन प्लग की या फिर स्विच को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? अगर ओपन है, ओपन स्विच को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। या फिर हम इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओपन स्विच को। ठीक है। ये अगर दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है, ज्वाइन नहीं किया हुआ, तो इसका मतलब क्या है? ये ओपन स्विच है। ठीक है। क्लोज स्विच किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? इसके बीच में एक डॉट मिलेगा, तो इसको, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? क्लोज स्विच को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। या फिर इसको हम जैसे कि ये था हमारे पास, इस तरीके से इसको अगर ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, आपस में, तो ये क्या हो जाएगा? क्लोज स्विच हो जाएगा। ठीक है। नाउ वायर ज्वाइंट, अगर ज्वाइंट है वायर्स का, तो उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? इस तरीके से, इस तरीके से एक डॉट होगा। ठीक है। यानी कि जहां पे दोनों वायर्स कनेक्टेड हैं, यहाँ पे इसका मतलब क्या है? जॉइंट है ये यहाँ पे। ठीक है। यानी कि इसका करंट आपस में क्या कर रहा है? शेयर हो रहा है। यहाँ पे क्या है? विदाउट ज्वाइनिंग, विदाउट ज्वाइनिंग यानी कि यहाँ पे इसका करंट इसके अंदर नहीं जा सकता और इसका करंट इसमें नहीं जा सकता। यानी कि जिस तरीके से जस्ट ये एक इसके ऊपर से जा रहा है ये वायर, ये इसके साथ ज्वाइंट नहीं है, दैट मीन्स आपस में ये करंट शेयर नहीं कर रहे हैं। ठीक है। सो ये हो जाएगा क्रॉसिंग वायर्स, क्रॉसिंग वायर्स बोलेंगे इसको। ठीक है। फिर है इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि लास्ट जो स्लाइड में सर्किट था उसमें हमने रिप्रेजेंट किया हुआ था। या फिर इस तरीके से भी दिया हुआ हो सकता है। ठीक है। फिर है रजिस्टर और रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं। रेजिस्टेंस होता क्या है, ये आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो रेजिस्टेंस को अगर इस तरीके से जिग जैग दिया हुआ है पाथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है। रेजिस्टेंस दो टाइप के होते हैं, एक होता है कांस्टेंट रेजिस्टेंस होता है, और एक होता है वेरिएबल। सो ये वाला जो है कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। यानी कि इसकी वैल्यू फिक्स है। अगर वेरिएबल रेजिस्टेंस है, वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं रियोस्टेट। ठीक है। रियोस्टेट अगर है, तो उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? यही जिग जैग होएगा, और उसके ऊपर इस तरीके से एरो लगा हुआ होगा, या फिर ये इस तरीके से लगा हुआ मिलेगा एरो। ठीक है। तो ये क्या होता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, यानी कि इसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, और इसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ये क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। फिर एमीटर और वोल्टमीटर, ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एमीटर को इस तरीके से, दैट मीन्स कैपिटल ए को सर्कल के अंदर क्लोज करके इस तरीके से डिनोट करेंगे, और वोल्टमीटर को कैपिटल वी को सर्कल में क्लोज करके डिनोट करेंगे। ठीक है। सो दिस इज these are the symbols of all the electrical components. नाउ ओम्स लो। ओम्स लो क्या कहता है? इससे पहले, ओम्स लो से पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो हमने लास्ट टॉपिक, दैट मीन्स एमीटर और वोल्ट मीटर को हम सीरीज में क्यों कनेक्ट करते हैं, या फिर पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते हैं, और इनका रेजिस्टेंस लो और हाई क्यों होता है। ठीक है। ये चीज हम छोड़ के गए थे, ताकि इलेक्ट्रिक सर्किट समझने के बाद ही इस चीज को हम समझ सकते थे, तो इसलिए हमने ये छोड़ दी थी। तो इसको हम पहले समझते हैं। तो देखो, एमीटर को हम कहाँ पे कनेक्ट करते हैं? सीरीज में कनेक्ट करते हैं। जैसे कि इस सर्किट के अंदर देख सकते हैं, एमीटर यहाँ पे एक कनेक्टेड है। ये कहाँ पे कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज का मतलब क्या है? कि करंट क्या रहेगा? सेम रहेगा। यानी कि अगर सीरीज कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन अगर है, तो वहां पे करंट जो है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है। अगर पैरेलल कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन अगर है, तो वहां पे करंट क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा। ठीक है। सो करंट क्या रहेगा यहाँ पे? डिफरेंट रहेगा। सो अब हम एमीटर को सीरीज में क्यों कनेक्ट करते हैं? जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि एमीटर जो है वो क्या करता है? करंट को मेजर करता है। तो अगर हमें करंट को मेजर करना है, तो किस कैसे मेजर कर सकते हैं? जब ये सीरीज में कनेक्टेड है तभी मेजर करेंगे। अगर हमने इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एक बार के लिए कि हमने यहाँ पे एमीटर कनेक्ट कर दिया पैरेलल में। ठीक है। तो इससे क्या होएगा? मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे आई करंट आ रहा था। तो अगर पैरेलल कनेक्शन है, तो उसमें क्या होएगा? कुछ करंट तो इधर चला जाएगा, कुछ करंट यहाँ पे चला जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पे आई वन आ गया, यहाँ पे आई
टू आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल करंट तो इसके अंदर से आ ही नहीं पाया, तो हम टोटल करंट कैसे मेजर कर सकते हैं? ठीक है, यहाँ पे सिर्फ I2 को ही मेजर करेगा ये तो। ठीक है, तो इसीलिए एमीटर को हम कहाँ पे कनेक्ट करते हैं? सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो एक चीज क्लियर हो गई कि एमीटर को सीरीज में कनेक्ट क्यों करते हैं। दूसरी चीज क्या थी कि एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है? हाई होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है एमीटर का? हाई होता है। तो हाई, सॉरी, एमीटर का रेजिस्टेंस कैसा होता है? लो होता है। ठीक है, एमीटर का रेजिस्टेंस कैसा होता है? लो होता है, जैसा कि लास्ट स्लाइड में हम देख भी सकते हैं। ये क्या था? एमीटर का रेजिस्टेंस क्या है? लो रेजिस्टेंस है। ठीक है, सो एमीटर का लो रेजिस्टेंस क्यों होता है? क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है, और रेजिस्टेंस जो है वो क्या करता है? करंट को रेसिस्ट करता है। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या करता है? करंट को रेसिस्ट करता है। आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे इस अभी के लिए सिर्फ इतना ही मान के चलो कि करंट को ये क्या करता है? रेसिस्ट करता है करंट को, यानी कि करंट को ये क्या करता है? रोकता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे इसका हाई रेजिस्टेंस हो गया, तो यहाँ पे सारा का सारा पोटेंशियल ड्रॉप, यानी कि सारा का जो मतलब जो भी एनर्जी आ रही है वो सारी यहीं पे यूज हो जाएगी, जो हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर हम यूज कर रहे हैं, जिस पर्पज के लिए हम यूज कर रहे हैं उस पर्पज के लिए हमारे पास एनर्जी कम पड़ जाएगी। तो इसीलिए इसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? लो रेजिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, तो एमिट के बारे में क्लियर हो गया सारी चीजें। अब हम बात करते हैं वोल्ट मीटर की। वोल्ट मीटर के बारे में क्या कहा था हमने कि वोल्ट मीटर को हम कहाँ पे कनेक्ट करेंगे? पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में ही तो होता है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, सो दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए इस तरीके से हम दोनों पॉइंट से कनेक्ट करेंगे, तभी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं? इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। दूसरी चीज क्या थी कि इसका रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए? हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, हाई रेजिस्टेंस क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर इसका रेजिस्टेंस कम हो गया, तो पैरेलल में हमने क्या कहा था कि करंट जो है कुछ इधर से जाएगा, और इसको अगर पाथ मिल गया यहां से, इजीली ये फ्लो कर सकता है, तो इधर भी चला जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे करंट चला गया सारा, यानी कि ज्यादा करंट अगर यहाँ पे चला गया, तो बल्ब जो है हमारा वो सही से ग्लो नहीं कर पाएगा। ग्लो करेगा या फिर करेगा ही नहीं अगर ज्यादा करंट यहाँ पे चला गया तो। ठीक है, तो इसीलिए इसका रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए। सो अगर रेजिस्टेंस हाई हुआ इसका, तो ये क्या करेगा? उस करंट को रोकेगा। तो वो करंट यहाँ पे ना आके क्या करेगा? सीधा डायरेक्ट यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो करंट आएगा वो बहुत कम होगा, नेग्लिजिबल होगा। सो इसीलिए इसका रेजिस्टेंस क्या रखा जाता है? हाई रखा जाता है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्यों हम करंट को सॉरी, एमीटर के रेजिस्टेंस को लो रखते हैं और वोल्ट मीटर के रेजिस्टेंस को हाई रखते हैं। ठीक है, सो नाउ लेट अस डिस्कस ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर किसी भी सर्किट की हम बात करें, तो उसमें जो करंट फ्लो करता है वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल के। या फिर हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट फ्लो के। ठीक है, यानी कि जितना इसमें करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, सो यहां से अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे, सो ये हमारे पास आएगा V इक्वल्स टू आई आर। आर जो है यहाँ पे, ये क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी साइन जब भी हटाते हैं तो उसके साथ एक कांस्टेंट आता है, तो ये वही कांस्टेंट है। और इस कांस्टेंट का नाम दिया गया है रेजिस्टेंस। इस कांस्टेंट का नाम क्या दिया गया है? रेजिस्टेंस दिया गया है। सो यहाँ पे V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। I क्या है? करंट है। ठीक है, और R क्या है? यहाँ पे रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या होता है? जो करंट को रेसिस्ट करता है, यानी कि जो करंट को रोकता है। अगर हम यहां से देखें तो I इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा? V डिवाइडेड बाई R आ जाएगा। यानी कि रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, करंट उतना ही क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले से भी हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से रेजिस्टेंस जो है करंट को रेसिस्ट करता है। ठीक है, सो रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही क्या हो जाएगा? करंट कम हो जाएगा। अब इसका ग्राफिकल रिलेशन देखते हैं हम। जैसे कि
ये मान लेते हैं हमारे पास वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस डिनोट कर रही है करंट को और वाई एक्सिस डिनोट कर रही है पोटेंशियल को। सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ये दोनों हमारे पास क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। सो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इनका जो ग्राफ हो जाएगा वो कैसा होएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। दैट मीन्स जितना ज्यादा हम करंट को इंक्रीज करेंगे पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, उतना ही इंक्रीज करेगा। सो दिस इज द VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। नाउ जो रेजिस्टेंस है उसकी यूनिट क्या होती है, ओम उसकी यूनिट होती है OHM, और इसको हम इस सिंबल से, इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं। सो दिस इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस को, डिटेल में डिस्कस करेंगे। दैट मीन्स रेजिस्टेंस किस तरीके से किसी भी कंडक्टर का इंक्रीज किया जाता है, किस तरीके से डिक्रीज होता है, किन किन फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, और सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन क्यों करते हैं, किस तरीके से सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन में रेजिस्टेंस वेरी करेगा। ये सारी चीजें या फिर बाकी के जितने भी टॉपिक हैं वो हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।